वहाँ शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज की इस पावन अवसर पर आप लोगों के समक्ष कुछ कहना चाहूंगा कि सागर जिसके पांव पसारे, हिमालय जिसका सरताज है, गूंज रहा दुनिया में डंका भारत का, खुशियों का दिन आज है। आज जो हम देख रहे हैं कि भारतवासी इतने खुश है, यहाँ हर जगह खुशियों के मौसम चालू है, ये हमें आसानी से नहीं मिली। इसके लिए हमारे पूर्वजों को बहुत सी मुसीबतें झेलनी पड़ी थी। हमारा देश आपसी फूट, कलह तथा एकता के हवा में सैकड़ों वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। लेकिन कब तक भारत गुलाम रहता? स्वाधीनता तो सभी को अच्छी लगती है, क्योंकि स्वाधीनता का जीवन अपमान और शोषण से भरा होता है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने भारतवर्ष के स्वराज के लिए कई वर्षों तक संघर्ष किया, यहाँ तक कि अपने प्राण की आहुति को देने में भी उन्होंने कोई कतानी नहीं बरती, ताकि आने वाली भारत एक खुले और आजाद भारत में चैन की सांस ले सके। मैं स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कुछ लाइनें कहना चाहूंगा कि नमन उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, नमन उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रथ से पिघलाया। कि नमन उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, गुलामी के मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रथ से पिघलाया और भारत माँ को आजाद है कराया। भारत 1547 को आजाद हो गया। हमें अंग्रेजों की गुलामी से तो आजादी नहीं दी थी, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के कारण लोग यहाँ वहां उखड़ चुके थे, और दूसरी तरफ हमारे देश का अपना संविधान भी नहीं था, तो संविधान बनाने का कार्यक्रम भी जोरों शोरों से चलने लगा। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति के कुछ महत्वपूर्ण नाम जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कन्हैयालाल मुंशी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और भी बहुत सारे नाम थे। हमारे देश के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी को ही लागू किया गया, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में 26 जनवरी का दिन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी दिन पवित्र सलीला रानी के तट पर देश के राजनेताओं और देशभक्तों ने अखिल भारतीय कांग्रेस के संग यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक हम पूर्ण स्वराज प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसके ठीक एक साल बाद 26 जनवरी 1930 को फिर सारे देश के विभिन्न स्थानों पर फैलाई गई और पूर्ण स्वराज की मांग दोहराई गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से भारत गणतंत्र हुआ। अब मैं आता हूँ वीर शहीदों के प्रति जिन्होंने हमारे देश की कुर्बानी में अपनी जान तक को न्यौछावर कर दी। समय कम पड़ जाएंगे, लेकिन सब कम नहीं पड़ेंगे। आज भी हमारे देश की आजादी को बनाए रखने के लिए हमारे देश की सरहदों पर सेना के जवान दिन रात खड़े होकर हमारी और संपूर्ण देश की सुरक्षा कर रहे हैं। हमें सलाम करना होगा उनकी देशभक्ति को, जो हमारे लिए अपने घर परिवार को छोड़कर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। धन्य है वो माताएं जो अपने सपूतों को देश के लिए स्वयं से दूर कर देती है, ताकि वे अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सके। और साथ ही भाग्यशाली है वो बहनें और वो पत्नियां जो अपने राखी और सिंदूर से पहले अपने देश के सम्मान को रखती है। मैं उन माताओं के प्रति चंद पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि मौत के मंडियों में बढ़ चढ़ के बोलियां दी हैं, मौत के मंडियों में बढ़ चढ़ के बोलियां दी हैं, और जब भी मांगा है वतन में कुर्बानी, मां ने भर भर के झोलियां दी। गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व भारत के कोने कोने में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, परंतु देश की राजधानी दिल्ली में इसकी शोभा अद्भुत एवं भव्य होती है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग यहाँ इसे देखने के लिए एकत्रित होते हैं। प्रातः 9 बजे राष्ट्रपति इंडिया गेट पर आते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं। मैं इस राष्ट्रध्वज के सम्मान में कुछ लाइनें कहना चाहूंगा कि दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। हमारे देश के महान क्रांतिकारी चाहे वह रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह हो, सुखदेव और राजगुरु और भी बहुत सारे नाम है, सूचियां कम पड़ जाएंगी। उनका सपना था एक ऐसे भारत का निर्माण करना जिसके राज विदेशों में पाया जाए, लेकिन आज भी भारतीय गणतंत्र के साथ बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने में फैलाई गई है। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। देश की आजादी के बाद से ही लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। स्थिति बेहद निराशाजनक होती जा रही है। अधिकांश नेता, मंत्री, सरकारी अफसर जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, वे उनका ईमानदारी से निर्वाह नहीं करते। जनता से जुड़े राजनीतिक क्षेत्रों में अपराधियों और भ्रष्ट लोगों का जमा हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है सांप्रदायिकता। भारत में सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भारतवासी और भाई भाई।
भारत में हर धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत के देश में भी, भारत के संविधान में भी देश को धर्म निरपेक्ष रखा गया ताकि किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव न हो। लेकिन आजकल राजनीतिक दलों ने इसके ताने बाने को उधेड़ कर रख दिया है। मैं इन राजनीतिक दलों के नेताओं के प्रति चोट करना चाहूंगा कि कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, कोई कहता है कि मुस्लिम खतरे में है, कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, कोई कहता है कि मुस्लिम खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो तो पता चलेगा नेताओं के कारण हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। राजनीतिक दल सत्ता के लालच में भी देश को धर्मों और जातियों में बांटने के नीचे चलाते हैं। वे आजकल उन राजनीतिक दलों के कारण न जाने भारत में कितने मंदिरों मस्जिदों में विवाद चल रहा है। आजकल न जाने कितने जगह हिंदू मुस्लिमों में आए दिन विवाद होते रहते हैं नए नए कानूनों को लेकर। मैं इसी पर सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता, हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिद तोड़ो ये श्री राम नहीं कहता, कि हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिद तोड़ो ये श्री राम नहीं कहता। रोटी की कोई धर्म नहीं होती, पानी की कोई जात नहीं होती, जहाँ इंसान ये जिंदा है वहाँ मजहब की बात नहीं होती। इसका मतलब है कि हमारे धर्म में ये नहीं लिखा गया कि हम दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करें, उनसे नफरत करें। हर धर्म में कहा गया है कि आपस में प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहें। मैं आजकल धर्म गुरु भी कम नहीं है धर्म में विवाद कराने में। आजकल ये धर्म गुरुओं भी आपत्तिजनक बातें कर धर्म में विवाद करवा देते हैं। मैं उन धर्म गुरुओं के प्रति छूट करना चाहूंगा कि नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिल में खलीस है निकालो इसे। कि नफरत बुरी है न पालो इसे, दिल में खलीस है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है बचा लो इसे। हमारे समाज में अशिक्षा, बेरोजगारी, मानव तस्करी जैसी, बाल मजदूरी, गरीबी जैसी और भी समस्याएं हैं। समस्याओं का समाधान करने में शासन तंत्र नाकाम दिख रहा है। हमें हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर नेताओं, सरकारी अफसरों, मंत्री के भाषण सुनने को मिलते हैं। उन्हें देश की समस्याओं का जिक्र होता है, लेकिन जब गौर करेंगे तो पता चलेगा ये समस्याएं आज की नहीं है, ये कई दशकों से मौजूद है। हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले भाषण में इससे जुड़े मुद्दे उठते रहते हैं और उसके बाद पर अब तक इसका समाधान नहीं हो सका है। हमारे समाज में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं के प्रति राजनीतिक दल जो सत्ता में रहते हैं वो इसके प्रति कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे समाज में धर्मों को लेकर आए दिन विवाद होते रहते हैं। इस पे या आए दिन लोगों में धर्मों के नाम पर, हिंदू मुस्लिमों के नाम पर विवाद होते रहते हैं। मैं इसी पे सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि यहाँ नेता, मंत्री, सरकारी अफसर जरा गणतंत्र दिवस पर हर वक्त भाषण दिए जाते हैं, लेकिन जब समाज, देश कल्याण की बात आती है तो सब कुछ नाकाम नजर आता है। आलम यह है कि जब कई बार सत्ता में रहने के बाद जब सरकार बदलती है तो पता लगता है कि देश, समाज, प्रदेश का विकास नहीं है, लेकिन उनकी संपत्ति में जरूर कई गुना वृद्धि हो जाती है। दोस्तों सोचिए, अगर आज के स्वतंत्रता सेनानी जिंदा होते तो क्या वे आज के भारत को गर्व से कह सकते थे कि उनके सपनों का भारत है? वे आज के भारत को देख कर क्या और भूखे नंगे बच्चों को सड़क पर घूमते देख कर क्या वो पहचान पाते अपने भारत को? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके सपनों का भारत नहीं है। उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। देश की वर्तमान व्यवस्था में व्यापक बदलाव की जरूरी है। सब कुछ सरकार के भरोसे न छोड़ो। हम लोग सरकार का चुनाव करते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। सरकार को जिस कारण से लाए हैं उस मकसद को पूरा करने के लिए उस पर दबाव बनाकर रखें। भ्रष्टाचार यह समस्या की एकमात्र जड़ है। अगर इसको खत्म कर दिया जाए तो बाकी समस्याएं धीरे धीरे अपने आप कम होने लगेंगी। देश की राजनीतिक व्यवस्था में भी सुधार की भारी जरूरत है। इसके लिए राजनीतिक दलों को अपनी कार्यशैली बदलनी होगी और कर्मठ और ईमानदार लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाना होगा। लोकतंत्र के सभी स्तंभ माने जाने वाली विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपनी भूमिका अच्छे से निभानी होगी और साथ ही स्वयं भी जिम्मेदार नागरिक समाज में एकरूपता लाने और गरीबी दूर करने के लिए जो भी अपने पन पर कर सके वो करते रहे। देशभक्ति का मतलब सिर्फ साल में 2 दिन ध्वज लहराने नहीं है। देशभक्ति का मतलब सिर्फ भाषण देना नहीं है, सिर्फ देशभक्ति गाने गाना बजाना, देशभक्ति के नारे लगाना नहीं है, बल्कि अपने देश को मजबूत और सशक्त बनाने में सहायता करना है। हमारे समाज में बहुत सी समस्या है, इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा। देश को हम ही समस्याओं से आजाद करा सकते हैं। हमें ही आगे बढ़ना होगा, नए सोच के साथ नए भारत का निर्माण करना होगा। मुझे इस अवसर पर रात इंदौर कविता याद है, मैं उसको बोलना चाहूंगा कि अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं,
अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को ही हिंदुस्तान कहते हैं। हमें आज भारत को जोड़ने की जरूरत है, एक ऐसा भारत बनाने की जरूरत है जिसकी मिसाल दे जाए देश दुनिया में। आज हमें ये भारत बनाना है, आने वाली पीढ़ी को आतंकवाद मुक्त भारत देना है, आने वाली पीढ़ी को भ्रष्टाचार मुक्त भारत देना है, आने वाली पीढ़ी को भ्रष्टाचार मुक्त भारत देना है। आज हमें ये भारत बनाना है, आने वाली पीढ़ी को महिला सशक्तिकरण भारत देना, एक ऐसा भारत तोहफे में देना जो गर्व से कह सके हूं मैं हिंदुस्तानी, मुझे गर्व है, मुझे सम्मान है, मैं हिंदुस्तानी। देश को आज पहले की तरफ इसको बढ़ाने के लिए तभी देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। इसके लिए सभी लोगों को लोकतंत्र का हिस्सा बनना होगा और सभी को अपनी भूमिका ईमानदारी से निभानी होगी, तभी भारतीय गणतंत्र सच्चे अर्थों में सफल हो पाएगा। वरना स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले भाषणों में इससे जुड़े मुद्दे उठते रहेंगे और उसके बाद लोकतंत्र में जनता पिसती रहेगी और रखवाले सोते रहेंगे। ऐसी चीजें ना आने पाए तो आइए हम सभी प्रण लेके देश के संविधान के अनुरूप आचरण करेंगे और देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। इसी पंक्ति के साथ मैं अपने भाषण को विराम देना चाहूंगा कि अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। धन्यवाद। जय हिंद।